अरे सर हर रोज 2 इंच लंबा। तो गाइस पैसा हर कोई कमाना चाहता है आज के टाइम में और बहुत सारे लोग कमा भी रहे हैं। लेकिन क्या हो अगर मैं आपको बोलूं कि आप ईयरली 240 मिलियन डॉलर कमा सकते हैं, लेकिन उसके सिर्फ दो रास्ते हैं। पहला कि आप अच्छे स्कूल में पढ़े और उसके बाद बहुत मेहनत करके आईआईटी के अंदर एडमिशन ले और उसमें भी मेहनत करने के बाद मास्टर्स करने के लिए आप यूएस में जाएं और उसके बाद 15-20 साल सिर्फ कॉर्पोरेट में जॉब करें 9 to 5 वाली, और आप उसके बाद एलिजिबल हैं गूगल के सीईओ बनने के लिए। या फिर आपके पास एक दूसरा रास्ता भी है जिसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आपको सुबह उठना है और 2-4 अपनी एक्सप्लिसिट फोटो या वीडियो शूट करनी है और उसे इंटरनेट पे डाल देना है और दोबारा से सो जाना है और पैसा खुद चल के आएगा आपके बैंक अकाउंट में। और भाई नहीं, मैं मजाक नहीं कर रहा, ये बहुत सारे लोग कर भी रहे हैं आजकल। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ओनली फैंस आखिर है क्या चीज। तो जैसा कि आपको इसके नाम से ही पता चल रहा है, समथिंग फॉर योर फैंस ओनली। तो इस प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्टर्स, मॉडल्स, इन्फ्लुएंसर अपना एक्सक्लूसिव कंटेंट पोस्ट करते हैं जिसकी वो एक फीस लेते हैं सब्सक्रिप्शन के रूप में अपने व्यूअर से। और ऐसे एक मॉडल है ब्लैक शाइना नाम से, जो कि एक ओनली फैंस की मॉडल है और उन्होंने अपनी 2021 की इनकम से ही गूगल के सीईओ को पीछे छोड़ दिया था, जो कि थी $20 मिलियन पर मंथ, यानी 240 मिलियन पर ईयर। तो इतनी मैसिव इनकम होने के बाद ब्लैक शाइना जो थी वो ओनली फैंस की टॉप अर्नर बन चुकी थी उस टाइम पे। तो आप सोच रहे होंगे कि इन लोगों ने इस प्लेटफॉर्म से इतना सारा पैसा कैसे कमा लिया। तो मैं आपको बताता हूँ। तो इस इंटरनेट की दुनिया में जहाँ पे सब कुछ ऑनलाइन हो चुका है, जॉब से लेके बैंकिंग तक सब कुछ ऑनलाइन है, तो अब बारी थी स्ट्रिप क्लब्स की, जिसे बोलते हैं ओनली फैंस। Some workers are taking up 2 or more jobs to make ends meet. Some are selling and posting their photos and videos on online platforms. School district is firing teachers who they say filmed sexually explicit content on school grounds. The husband and wife were making content for the subscription site OnlyFans. OnlyFans की शुरुआत 2016 में हुई थी और 2019 आते आते OnlyFans पर 7 मिलियन रजिस्टर यूजर्स थे और बाय द एंड ऑफ 2021 OnlyFans के पास 170 मिलियन रजिस्टर यूजर्स थे, जिनमें से 1.5 मिलियन कंटेंट क्रिएटर थे। और अब लगभग 5 लाख से भी ज्यादा लोग रोज ओनली फैंस को ज्वाइन करते हैं, जिसकी एक एडमिशन फीस होती है $7.2। 1970 में अमेरिका में स्ट्रिप क्लब्स वगैरह हर जगह खुल चुके थे। और फिर उसके बाद आया इंटरनेट। तो अब कोई भी ऐसा इंसान जिसके पास इंटरनेट हो, वो अपने मन के मुताबिक कोई भी फोटोज या मूवीज अपलोड या फिर डाउनलोड कर सकता था। तो 2005 में जब यूट्यूब लॉन्च हुआ था, तो कुछ लोगों ने इसके फीचर्स को यूज करके ही इन वेबसाइट्स को बनाया था। और अब ये वेबसाइट्स अपने यूजर को फ्री में एक्सप्लिसिट और अडल्ट कंटेंट प्रोवाइड कर लगे। और इनका भी पैसे कमाने का जो सोर्स है इन वेबसाइट्स का, वो भी एकदम यूट्यूब की तरह था, यानी कि एड्स रन करना। लेकिन ये एड्स कोई नॉर्मल ऐसी वैसी एड्स नहीं थी, ये एड्स थी कुछ ऐसी। अरे सर आप ये जीत चुके हैं ब्रांड न्यू आईफोन, अभी इसको लेके जाइए सिर्फ ₹1 में। अरे अब आप कौन हो? अरे बस सिर्फ तुम्हारे से 200 मीटर दूर तुम्हारे घर के, जल्दी से मिलने आओ मेरे से। अरे सर हर रोज 2 इंच लंबा, आज ही ले हमारा जापानी 2010 तक अडल्ट इंडस्ट्री का कंट्रोल कुछ लिमिटेड लोगों के हाथ में ही था, जिस वजह से इस इंडस्ट्री के जो वर्कर्स थे वो अंडरपेड हो चुके थे और स्ट्रिप क्लब्स भी बंद होने लगे थे इसके बाद। तो ये सब होने के बाद टिम स्टॉकली जो ओनली फैंस के सीईओ है, उनको ये एक अपॉर्चुनिटी लगी और इसके बाद उन्होंने अपनी खुद की एक वेबसाइट लॉन्च करी जिसका नाम था कस्टम्स फॉर यू, जिस वेबसाइट पर यूजर्स जो थे वो अपने फेवरेट कंटेंट क्रिएटर का कंटेंट एक अमाउंट को पे करके देख सकते थे। और आप लोगों को ये सुनकर काफी अजीब लगेगा कि जो ये बिजनेस आइडिया था उनका, वो उन्होंने अपने पापा के साथ ही स्टार्ट किया था। और उसी साल स्नैपचैट ने भी एक अपना फीचर लॉन्च किया था जिसका नाम था स्नैप कैश, जिससे कि एक यूजर दूसरे यूजर को पैसे भेज सकता था विद इन स्नैपचैट। तो इससे हुआ ये कि जो कंटेंट क्रिएटर्स थे उन्होंने अपना अडल्ट कंटेंट डायरेक्टली अपने यूजर्स के साथ शेयर करना शुरू कर दिया, जिसके बदले उन्हें कुछ अमाउंट में पैसे भी मिलते थे। और इन सब के बाद स्नैपचैट पर अडल्ट कंटेंट शेयर होने लगा अंडर द टेबल। और ये सब स्नैपचैट के टर्म्स एंड कंडीशंस के खिलाफ था, जिसके बाद बहुत सारे क्रिएटर्स को पेनलाइज भी किया गया। तो इसके बाद ये चीज टिम स्टॉकली ने देखी और उन्होंने अपनी वेबसाइट जो कस्टम्स फॉर यू थी और स्नैपचैट का सब्सक्रिप्शन मॉडल लेके उन्होंने एक वेबसाइट बनाई जिसका नाम था ओनली फैंस। ओनली फैंस का रेवेन्यू मॉडल काफी सिंपल था कि 80% जो होगा वो कंटेंट क्रिएटर को मिलेगा और 20% कट जाएगा ओनली फैंस को, जिसमें जो फैंस होंगे उस क्रिएटर के वो एक अमाउंट पे करेंगे उस क्रिएटर की वीडियोस या फिर फोटोज देखने के लिए, जो होती थी $1 से लेके $50 तक, जो कंटेंट क्रिएटर खुद डिसाइड करता था कि वो कितना रखना चाहता है इस रेंज के बीच में। और ये फीस फैंस को मंथली बेसिस पे करनी होती थी। और ओनली फैंस जो था वो अब काफी ज्यादा स्पीड से ग्रो करने लगा विदाउट एनी पब्लिसिटी, क्योंकि
इसका जो प्रमोशन थे वो काफी सारे कंटेंट क्रिएटर खुद ही अपने वीडियोस में करने लगे थे। YouTubers have started to move over to the platform, and as a result, YouTubers joining OnlyFans. जैसे कि कोविड आने पे इंडिया में यूट्यूबर्स और काफी सारे कंटेंट क्रिएटर के करियर को एक बूम मिला था, वैसे ही हुआ था ओनली फैंस के साथ भी। बिफोर कोविड ओनली फैंस का टर्नओवर था 362 करोड़ और आफ्टर कोविड ये हो चुका था बढ़ के 2000 करोड़ तक का। सिर्फ ईयर 2020 में ही ओनली फैंस ने 20 मिलियन यूजर से 120 मिलियन यूजर्स की ग्रोथ करी थी, जिसका जो मेन रीजन था वो था जॉब लॉस इन कोविड, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब गंवा दी थी कोविड के चलते और उनमें से कुछ लोग थे जिनको ये इजी मनी बनाने की एक अपॉर्चुनिटी थी और उन्होंने ओनली फैंस पर आना स्टार्ट कर दिया। और इसके बाद ओनली फैंस पर बड़े बड़े इंटरनेशनल स्टार्स ने भी आना शुरू कर दिया, जैसे कि कार्डी बी, डीजे खालिद और अमेंडा सैनी। पर डीजे खालिद को कौन देखता था? लेकिन इतने ग्रोथ के बाद भी ओनली फैंस जो था वो इन्वेस्टर को लाने में काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रहा था, क्योंकि कोई भी इन्वेस्टर इस ऐप पे इन्वेस्ट करने को राजी नहीं हो रहा था ड्यू टू इट्स पोर्नोग्राफिक एंड अडल्ट कंटेंट। ओनली फैंस ने किसी के साथ मिलकर अपना आईपीओ लॉन्च भी करने का सोचा था, लेकिन उसके बाद भी उनके पास कोई नहीं आया। इन्वेस्टर भी हेजिटेट कर रहे थे क्योंकि उन्हें पता था कि इस ऐप पे बस अडल्ट कंटेंट ही प्रोवाइड होगा। तो इसके बाद टिम स्टॉकली ने डिसाइड किया कि हमें ऐप के टर्म्स एंड कंडीशंस को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। तो इसके बाद उन्होंने एक वारंट निकाला कि जिसमें कपड़े ज्यादा पहनो और न्यूडिटी कम कर दो। ओनली फैंस ने पॉलिसी चेंज किया बाय 1 अक्टूबर 2021, जो कि था नॉन न्यूडिटी और एक्सप्लिसिट कंटेंट अलाउड ऑन आवर ऐप। बहुत सारे नेगेटिव रिव्यूज और बैकलैश के बाद टिम स्टॉकली ने अपने फैंस को बोला कि कोई भी बैंक अपने आप को ओनली फैंस से एसोसिएट नहीं करना चाहता। और इसके बाद जेपी मॉर्गन चेज ने ओनली फैंस के सारे अकाउंट को ब्लॉक कर दिया और उस पर सारे कंटेंट क्रिएटर की ट्रांजैक्शंस को भी रोक दिया था। तो अब बात यह थी कि ओनली फैंस को अपनी इमेज क्लीन करनी थी, तो ओनली फैंस ने अब लॉन्च किया OFTV यानी कि ओनली फैंस टीवी, जिसपे ब्रॉडकास्ट होते थे कुकिंग शोज और फ्री कॉमेडी स्किट्स। फैन से पॉजिटिव रिव्यूज मिलने के बाद OFTV काफी ज्यादा अच्छे से ग्रो होने लगा और आज उनकी कंटेंट लाइब्रेरी में 800 प्लस वीडियोस और 100 प्लस कंटेंट क्रिएटर्स हैं और अब उसके ऊपर लोग शॉर्ट एडवेंचर वीडियोस भी डालते हैं। तो गाइस यही था आज की इस वीडियो पे। लाइक कर देना वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो और सब्सक्राइब कर देना चैनल को। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।